Hello to everyone. I welcome you all on Abhipedia regulatory body platform powered by Abhimanyu IAS. I am Atul Dhiman एंड आज हम लोग डिस्कस करेंगे असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर का जो एग्जाम सिलेबस है उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। बट ये जस्ट एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है पूरी वीडियो का। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको मैं क्रक्स में बता देता हूँ दैट आज हम लोग बात करेंगे मिसकंसेप्शंस को कैसे दूर कर सकते हैं हम लोग रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर एग्जाम, और अपने जो गोल है चाहे वो गोल एपीएफसी हो या कोई और गोल हो उसके रिलेटेड हम लोग कैसे क्लैरिटी ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर इस एग्ज़ाम को लेके आ चुकी है। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये एग्ज़ाम आने वाला है 4 महीनों में, 8 महीनों में, 10 महीनों में, और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो एग्ज़ाम है ये हो ही नहीं सकता क्योंकि यूपीएससी के कैलेंडर के हिसाब से कोई डेट खाली नहीं है ना। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो आ रही हैं और आप वीडियो देख रहे हो, यू आर अल्टीमेटली वेस्टिंग योर टाइम, है ना, एक होप के वजह से कि हाँ शायद कोई वीडियो में पता लग जाए कि आएगा कि नहीं आएगा, राइट। सो इसी के रिगार्डिंग, इसी की मिसकंसेप्शन के रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे, प्रैक्टिकल लेवल पे बात करेंगे, रिलेटेबल चीज़ें डिस्कस करेंगे। और इसी वीडियो के अंदर मैं आपको डिस्कस करूंगा, एक चीज़ और भी बताऊंगा, ईपीएफओ का जो कैंडिडेट था, जो मोस्ट अवेटेड एग्ज़ाम था, जो ईओ का एग्ज़ाम होके हटा है, उसमें ऑफिशियली कितने बच्चे बैठे हुए हैं। आपके लिए गुड न्यूज़ है, आपके लिए गुड न्यूज़ इसीलिए होगी क्योंकि आप लोग जो अबीपीडिया रेगुलेटरी बॉडी के साथ एसोसिएटेड थे स्टार्टिंग से लेकर टिल एंड तक, that is a good news for all of you. I'll be giving you the official data of UPSC जो बेसिकली कितने बच्चे अपियर हुए हैं, तो उसको भी बीच में हम लोग कवर कर लेंगे। बट आज इस वीडियो के थ्रू मिसकंसेप्शंस दूर करेंगे और थोड़ा पॉजिटिविटी, क्लैरिटी लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एपीएफसी का सिलेबस, राइट। बट उससे पहले मैं आपको सिलेक्शन प्रोसेस चुटकियों में बता देता हूँ। देखो एपीएफसी का जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें क्या है कि देयर वुड बी 2 स्टेजेस। पहली जो स्टेज होगी दैट वुड बी आरटी, दैट इज रिक्रूटमेंट टेस्ट, और दूसरी स्टेज होगी इंटरव्यू, राइट। सो इंटरव्यू और आरटी का ये प्रोसेस है, ठीक। अब आरटी में जो रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा तो वो उसमें आप देखेंगे तो 2 घंटे का एग्जाम होगा आपका, ऑफलाइन बेस्ड होगा, 2 आवर्स का एग्जाम होगा। और इसमें जो है आपके पास टोटल जो मार्क्स होंगे दैट वुड, टोटल क्वेश्चंस होंगे 120 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, 120 क्वेश्चंस होंगे, और आपके पास 100 मार्क्स का टोटल स्कोर होगा, ठीक है, 100 मार्क्स का ये स्कोर होगा, ठीक है, ओके। एंड जहां तक इंटरव्यू की बात है तो टोटल मार्क्स जो इंटरव्यू को होगा वो होगा 100 मार्क्स, ठीक है, 100 मार्क्स का ये इंटरव्यू होगा, करेक्ट। सो ये मोटा मोटा सेग्रीगेशन है कि आपको ऑफलाइन मोड ही एग्जाम देना है, आपको 2 घंटे का एग्जाम देना है। 2 घंटे के अंदर ही आपको सारी जो आपकी नॉलेज है वो 12, 13, 14 सब्जेक्ट्स की वो यहाँ पे आपको शो करनी पड़ेगी। एंड क्या कहते हैं 100 नंबर का पेपर होगा और यहाँ पर इंटरव्यू भी 100 नंबर का होगा, ठीक है। सो ये पूरा प्रोसेस है जिसमें इस तरीके से बेस्ड ऑन 2015 का जो हिसाब किताब है वही इसके अंदर है। अब आपको लग रहा होगा यार ये 15 का है तो इस बार चेंजेस आएंगे। देखो चेंजेस कहाँ पे कितना आ सकता है आप मुझे बता दीजिएगा, आज तक कितना ज़्यादा चेंज आ चुका है सिविल सर्विसेज के एग्जाम पैटर्न के अंदर, है ना, या कोई भी किसी भी एग्जाम पैटर्न में, यूपीएससी वाले एग्जाम में इतना ड्रास्टिक चेंज आता ही नहीं है। तो कितना चेंज आ जाएगा कि ये 120 सवाल होंगे 150 सवाल कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा चेंज होगा जो प्रैक्टिकल नहीं है। सिमिलर ही पैटर्न मुझे लगता है कि आएगा, अगर चेंज हुआ भी तो वो आपको इतना बता देंगे कि आपके पास इतना टाइम है, आप उस चेंज पैटर्न के हिसाब से तैयारी करो। लेकिन ये सिर्फ बातें सिर्फ कहने वाली हैं, कोई चेंज वेंज इतना होने वाला नहीं है। सिमिलर वे पे एग्जाम आपका होगा, ये प्रोसेस होने वाला है, इतना होगा, ठीक है। सो हमने ये सिलेक्शन प्रोसेस में ये देख लिया कि रिक्रूटमेंट टेस्ट, इंटरव्यू, और फिर अल्टीमेटली योर मेरिट लिस्ट, एंड मेरिट लिस्ट में नाम आ गया तो जिंदगी बदल गई, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। 2015 में आपको पता है लगभग 170 वैकेंसीज थी, 170 वैकेंसीज थी, ठीक है। और उससे पहले 2012 में रिक्रूटमेंट हुआ था, 2015 में हुआ, और उसके बाद कोई रिक्रूटमेंट हुआ नहीं। तो अब ऑब्वियसली एक होप बढ़ जाती है कि हाँ शायद वैकेंसी निकल सकती है, एग्जाम हो सकता है, होप रहती है ना। अब देखिए इसमें आगे हम लोग बात करते हैं, आगे कुछ पैरामीटर्स के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहला पैरामीटर ये है कि जो
पहली चीज़ है दैट इज़ कि अगर मैं आपकी जगह होता और एपीएफसी का मुझे नहीं पता कि एग्ज़ाम कब होने वाला है क्या नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा चांसेस दिखने को मिलता है कि हाँ यार रिक्रूटमेंट काफ़ी टाइम से नहीं हुई है, एपीएफसी का सिलेबस क्या है, ये सारी चीज़ें, तो मैं क्या करता, मैं सबसे पहले अपने आप को चेक करता वेदर आई एम एलिजिबल और नॉट, कि मैं एलिजिबिलिटी में कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं एग्ज़ाम की तैयारी करता रहूं और मेरी जो एलिजिबिलिटी है वो बने ही ना। तो एलिजिबिलिटी के हिसाब से देखा जाए, जो पास प्रीवियस ईयर के हिसाब से देखा जाए, तो 35 ईयर्स जो है मैक्सिमम एज है, उसमें भी रिलैक्सेशन आपको मिल जाता है SC ST OBC कैटेगरी वालों को। तो कहीं ना कहीं आप मेजॉरिटी ऑफ जनता जो है वो इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है, और उस मेजॉरिटी ऑफ जनता में जो मेजर चंक है जो अनएम्प्लॉयड है, आई नो बहुत सारा बच्चा है जो अनएम्प्लॉयड है बेचारा, 2 3 4 साल से लगा हुआ है, वो सब का सब एलिजिबल होगा अगर 35 के अंदर है। अगर कोई कैटेगरी है तो उसमें और रिलैक्सेशन मिल जाएगी। तो एलिजिबिलिटी अगर बन जाती है, इसको आप टिक लगा लीजिए। नेक्स्ट आपने याद रखना है कि अगर एपीएफसी का एग्जाम है तो उसमें एक क्यूरोसिटी रहेगी कि यार सिलेबस क्या रहने वाला है। तो सिलेबस हम लोग अभी डिटेल में डिस्कशन करेंगे, देखेंगे कि ईपीएफओ का, आप अगर ईपीएफओ की तैयारी कर रहे थे तो वो चीज यहाँ पे कैसे आपको हेल्प करने वाली है। ठीक है, सो दूसरी जो चीज होती है दैट इज सिलेबस। ठीक है, दैट इज सिलेबस। ठीक है, सो वो मैं आपको अभी डिस्कस करके दिखा देता हूं, इट इज सिलेबस। अब थर्ड जो कैटेगरी है, आई थिंक दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ एनीवन एल्स, ठीक है, दैट शुड यू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम। क्या आपको प्रिपेयर करना चाहिए इस एग्जाम के लिए? नाउ ये जो सवाल है ये तो आपको खुद को ही पूछना पड़ेगा कि मुझे इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है कि नहीं। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जैसे कोई भी बच्चा है जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा होता है, और ये आप भी मानते होंगे, ये मैं भी मानता हूँ कि हर एग्ज़ाम का ना एक थोड़ा सा एक एज होती है, मतलब वो कोना होता है। वो कोना अगर उस बच्चे ने पकड़ के तैयारी की होती है तो उसका मेरिट लिस्ट में नाम आना तय होता है। लेकिन अगर वो कोना छोड़ दे और जनरल तैयारी करना शुरू कर दे, और उसमें क्या हो जाएगा, उसकी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी, लेकिन वो जो अल्टीमेट जो मोमेंट होता है कि मेरिट लिस्ट में नाम लाना है, वो नहीं आ पाता। राइट, तो मुझे ये लगता है कि ये जो पूरा का पूरा साइकिल है ना एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, इसके कुछ पैटर्न होते हैं। जैसे कि अगर कोई स्टूडेंट यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है और वो अगर ईपीएफओ का भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा था, मतलब ईओ एग्जाम की बात कर रहा हूं जो अभी होके हटा है, तो उसका जायज है तैयारी करना। ठीक है, अगर कोई ईपीएफओ ईओ की तैयारी करके हटा हुआ है, अगर वो सामने देख रहा है एपीएफसी का आ सकता है, तो मैं इस सिलेबस देख लूं, मैं एग्जाम पैटर्न देख लूं, तो यस मेरे लिए एलिजिबिलिटी भी बनती है, और मेरे को ये लगता है कि हाँ मैं एपीएफसी की तैयारी कर सकता हूं, क्योंकि सिलेबस सिमिलर है, पैटर्न सिमिलर है, ऑलमोस्ट सिमिलर है, और यूपीएससी कभी भी इतना ड्रास्टिक चेंज करती नहीं है। ये मान के चलिए कभी इतना ड्रास्टिक चेंज नहीं होगा, वही सब्जेक्ट्स होते हैं, वही चीजें होती हैं। सो अगर देखा जाए तो यू शुड प्रिपेयर फॉर एपीएफसी, यू शुड प्रिपेयर फॉर एपीएफसी इररिस्पेक्टिव ऑफ कि कब जॉब की वैकेंसी आने वाली है, कब वो आएगा एग्जाम, कब वो वीडियो निकाल रहा है कोई कि कोई हाँ ये रिप्लाई आ चुका है, कब, ये सारी चीज़ें छोड़ दो उन चीज़ों को। देखो मैं आपको सिलेबस जब बताऊंगा तो आपको खुद लगेगा कि यार मैं एपीएससी की ही तैयारी कर रहा हूँ। द ओनली एक्स्ट्रा एजेस जो पढ़नी है आपने, वो आपको समझ आ जाएगी अगर आप ईपीएफओ के पूरे कट्टर फैन थे, वो उसके हिसाब से आप इसकी भी तैयारी कर ही रहे होंगे। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, इसमें आप याद रखेंगे कि देखिए और कोई ऑप्शन रहता ही नहीं है, और ऑप्शन है ही नहीं। हम जैसे जो आप स्टूडेंट्स हैं, आप सभी लोग जो हैं, अगर एक बार एंट्री लेते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर, सो ऑब्वियसली हर कोई ये सोचता है कि मैं जो टारगेट लेके बैठा हूँ उसको क्लियर करूँ। अब ज़रूरी नहीं है कि किस्मत इतनी अच्छी होती है कि वो जो टारगेट उसने लिया होता है वो उसको क्लियर कर लेता है, वो मेरिट लिस्ट में आ ही जाता है। तो यहाँ पे आपका प्रैक्टिकल रियलिटी वाला क्या होना चाहिए, यू शुड टारगेट दैट पर्टिकुलर थिंग ऑल्सो एंड साइमल्टेनियसली वर्किंग फॉर अदर ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अदर ऑब्जेक्टिव मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर ही। जैसे कोई स्टूडेंट है जो सीएससी का था, उसने ईपीएफओ की तैयारी करना शुरू कर दिया, बहुत प्रैक्टिकल वाइज डिसीजन है। अब आप ये काम कीजिए कि आप एपीएफसी का भी ये सोच के चलिए कि हाँ एपीएफसी भी आगे आएगा, चाहे 6 महीने 8 महीने बाद आए, लेकिन आएगा जब, तो उस टाइम तक मैं बिल्कुल प्रिपेयर हूँ
फॉर माई एग्जाम, ताकि मैं दूसरों से आगे बढ़ता रहूं, मतलब दूसरों के कंपैरेटिवली मेरे पास वो एज हो, ताकि मैं जब एग्जाम दूं तो मैं बढ़िया एग्जाम करके आऊं। ठीक है, तो क्योंकि इट इज अ लूप, तो आपको पीछे नहीं हटना, आपने जो तैयारी रखी हुई है ईपीएफओ की उससे ऊपर ही जाना है। ये मैंने बहुत अपनी पिछली 2 वीडियोस में भी बोला था एपीएफसी के रिगार्डिंग कि आपको ऊपर ही उठना है, नीचे नहीं जाना, समझ के चलिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि देयर इज अ मोमेंट क्या है कि देखिए, मुझे जो हम लोग पढ़ा रहे थे ईपीएफओ का, हमने बहुत सारे फ्री लेक्चर्स लिए, बहुत सारी फ्री कंटेंट दिया है ईपीएफओ का जो एग्जाम होके आता है। उसमें कमेंट्स में मैं खुद पढ़ता था कि बोला जाता था ईपीएफओ इज द मोस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑफ इंडियन एग्जाम की हिस्ट्री के अंदर, बहुत ज़्यादा बच्चा आने वाला है, 8 लाख लोगों ने अप्लाई किया है, बहुत सारा बच्चा जो है वो पढ़ के जा रहा है, 1.5 साल से डिले होता जा रहा है, बच्चा पढ़ते जा रहा है, बहुत कुछ बोला है ना। तो अल्टीमेटली देखा ये गया कि आप देखेंगे कि इट इज अकॉर्डिंग टू दी जो ऑफिशियल डेटा है जो यूपीएससी ने बोला कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु एक्चुअली अपीयर्ड फॉर द एग्जाम इज 2,31,000, ऑलमोस्ट 170 पीपल। 2,31,170 लोगों ने इस एग्जाम को अपीयर किया है। तो लगभग 22-23% जो है लोगों ने इसको अपीयर किया है, 22-23% लोगों ने इसको अपीयर किया है। तो ये फिगर इतना भी कॉम्पिटिटिव नहीं है, इतना भी बहुत ज़्यादा हाइप बहुत ज़्यादा नहीं है फिगर, है ना। तो देखिए, इट इज़ ऑल अबाउट कि आप एग्ज़ाम देने गए, आपने तैयारी की, आपने एग्ज़ाम दिया, और अल्टीमेटली आप अगर उस चीज़ों से डरे नहीं होंगे, कोविड का बहुत सारा मिस इन्फॉर्मेशन फैल रही थी, होगा नहीं होगा, वो चीज़ों को साइड ट्रैक करके अगर आपने लगे वो डेली मेहनत की होगी, तो आप इस एग्जाम में बैठे होंगे। और इस एग्जाम में देखो 22-23% का इसका रेशो था कि जहां पे आपको देखने को मिलता है इतने लोग अपीयर हुए थे, राइट। एंड डेफिनेटली यहां पे आपका आंसर येस होना चाहिए, बिकॉज देयर इज नो ऑप्शन फॉर द लूजर्स। सेकेंड ऑप्शन होना चाहिए, बट बैक पीछे हट जाना कि नहीं हमसे नहीं हो पाएगा या नहीं कर पाएंगे, जब आएगा तब देखा जाएगा, तो वो लूजर्स हैं, या फिर वो ऐसे लोग हैं जो जिनकी किस्मत बहुत मेहरबान है, तब जाके वो कर सकते हैं। लेकिन इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में किस्मत भी चाहे जितनी मेहरबान हो, आपको 99% तो वहां तक एफर्ट लगाना बनता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली एलिजिबिलिटी आपकी बनती होगी। सिलेबस अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, और सिलेबस कुछ बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, सब कुछ सॉर्टेड है। तीसरा, प्रिपेयर करना चाहिए, देयर इज नो अदर ऑप्शन लेफ्ट, बिकॉज हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। हमारे पास ऊपर चढ़ने वाला ऑप्शन है, नीचे गिरने वाला ऑप्शन है नहीं, राइट। तो ये सोच रख के, यही क्लैरिटी के साथ, अब ये छोड़ दीजिए कि एपीएफसी आएगा कब, कैसे आएगा, क्यों आएगा, कोई अब रिप्लाई आ गया तो वो उसका पूछा जाए, नहीं, बिल्कुल नहीं। जस्ट चेक वेदर इट इज ऑल गुड। आप सामने एक टारगेट रख लीजिए अपने टेबल के सामने, एपीएफसी 2022, दैट्स इट, सिंपल, कि वो दिमाग में रहे कि हाँ मेरा एपीएफसी अब आ रहा है, आई नीड टू बी वेरी रेडी फॉर दैट। ठीक है, तो क्लियर हो गया। एंड फोर्थ ऑप्शन इज कंपटीशन। कितना कंपटीशन होगा, बहुत सारा बच्चा अप्लाई कर रहा होगा, बहुत सारा बच्चा पहले ही अवेयर हो चुका है। देखो ये कंपटीशन ना, ये कंपटीशन से दिमाग में अगर मजबूती से एटीट्यूड, वो मजबूत वाला एटीट्यूड है ना, तो कंपटीशन तो ऑलमोस्ट आधा तो वैसे ही खत्म हो गया है, क्योंकि इट इज मोर ऑफ अ साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर होता है ये एग्जाम के अंदर, कंपटीशन का ये जो थॉट है, ये डर है, ये सब साइकोलॉजिकल है। इस साइकोलॉजिकल को आप साइड ट्रैक कर देंगे तो अल्टीमेटली आप रेडी हो। यू जस्ट नीड टू पुट योर 49% ऑफ एफर्ट्स, 49% एफर्ट लगाने हैं, सिलेबस पढ़ना है, पढ़ाई करनी है, बस बात खत्म। तो कंपटीशन के बारे में भूल जाइए। और ये मैंने आपको फिगर दिखा दिया। आई वॉज ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड कि कितना बच्चा यहाँ पे बैठने वाला होगा। बहुत बच्चा होगा, 5-6 लाख बच्चा होगा, 4-5 लाख होगा, 3-4 लाख होगा कम से कम। बट इतना तो बच्चा, ये देखिए फिगर देखिए आप, तो आपको अगर ज़्यादा लग रहा है तो ठीक है, इट इज़ ऑल योर थॉट, बट एज इन कंपेरिजन टू अदर एग्जामिनेशंस, ईपीएफओ कंसिडर्ड टू बी अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ठीक है, काफ़ी मतलब कि बहुत बच्चा इसके लिए एलिजिबल हो चुका था, तो इसीलिए, बट इतना फिगर नहीं है ये जेन्युइनली। ठीक है, तो आपको दिख रहा है ये सब। ठीक है, सो अब हम लोग बात करेंगे सिलेबस के ऊपर। ठीक है, देखिए अगर सिलेबस की बात करें
तो सिलेबस में हम लोग APFC का सिलेबस क्या है, देखिए इट इज़ इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, राइट, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। इसके अलावा आपके पास सिंपल होगा इंडियन पॉलिटी, मतलब आपको पता है कौन सी किताब की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा यू विल बी गेटिंग द इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी के प्रेजेंट ट्रेंड्स क्या है, करंट इकोनॉमी की बात ज़्यादा की जा रही है एज फार एज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अब कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं आएगा। अरे ये सारे 12 सब्जेक्ट के अलावा पूछेगा क्या, फिर क्या पूछेगा, हिंदी सब्जेक्ट इंक्लूड कर लेंगे वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा, और क्या हो सकता है। तो सब कुछ तो आपके पास सामने दिख ही रहा होगा, तो कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं आएगा, यही सिलेबस होगा, ठीक है। तो प्रेजेंट इकोनॉमी इन इंडियन इकोनॉमी ये सब होगा। जनरल साइंस के आपके पास सवाल होंगे, ठीक है। इसके अलावा करंट इवेंट, नेशनल इंटरनेशनल, मतलब करंट अफेयर्स होंगे। उसके अलावा देर इज टॉपिक पॉपुलेशन डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन, इट इज़ अ मिक्स ऑफ टॉपिक, ज्योग्राफी से थोड़ा सा आ जाएगा, इकोनॉमी से थोड़ा सा आ जाएगा, मिक्स ऑफ टॉपिक्स जो है हमें मिल जाएंगे, ठीक है। सो मैंने आपको ये बता दिया। अब इसके अलावा हमारे पास और जो सब्जेक्ट है दैट इज एलिमेंट्री मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। इसके अलावा देर इज अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, देन इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉज, फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड जनरल इंग्लिश, करेक्ट। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखो जो भी स्टूडेंट है उसके दिमाग, उसके पास क्या है, उसके पास, और अगर वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर है तो देखो इट इज़ अ साइकिल, है ना, लूप है ये। लूप में बंदा जब तक कंसिस्टेंटली तैयारी रखता रहेगा तब तक तो पॉसिबिलिटी होगी कि वो उस लूप से बाहर निकल जाए, लेकिन ऐसे ही फंसता रहेगा तो वो उसी में ही 4-5 साल निकल जाएंगे, ठीक है। तो आपको पता है कि मुझे लूप से बाहर निकलना है। लूप से बाहर निकलने का रास्ता क्या है कि आप सीधा ये जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं इनको पकड़ के रखिए, इनको पढ़ते रहिए और APFC का एग्जाम के, APFC का आए, सिविल सर्विसेज का आए या कोई भी एग्जाम आए, आप अपनी तैयारी एकदम उधर तक रखें जहां तक रिक्वायर्ड है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, मैं आपको एक चीज बता देता हूं, दैट इज इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज। देखो ये सब्जेक्ट है जो ऑब्वियसली इंडियन कल्चर की बात कर रहे हैं, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है, इंडियन फ्रीडम मूवमेंट है ना। तो ये आपको पता है, ये जो सब्जेक्ट है ये हमने EPFO में बहुत अच्छे लेवल पे पढ़ा था, हमने पॉलिटी भी अच्छे लेवल पे पढ़ी है EPFO में, हमने इंडियन इकोनॉमी भी अच्छे लेवल पे पढ़ी है या आपने पढ़ी होगी, हमने भी काफ़ी लेक्चर्स लिए थे, हमने जनरल साइंस भी पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा होगा, करेक्ट, ठीक है। या जिसने नई पढ़ाई की है, नई अभी शुरू की है, या EPFO के लिए थोड़ा बहुत पढ़ा था, अब APFC के लिए पढ़ना चाहता है, कोई बड़ी बात नहीं है। इट विल हार्डली टेक 4 to 5 months टू हैव अ ग्रिप ऑन दीज सब्जेक्ट्स, दीज आर द कोर सब्जेक्ट्स। ये कोर सब्जेक्ट के पास, जिसके पास ग्रिप हो गए वो एग्जाम क्वालिफाई करता है, कट ऑफ तो क्लियर कर ही लेता है, ठीक है। अब जनरल साइंस हो गया, करंट इवेंट, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का स्टूडेंट है करंट इवेंट्स के ऊपर बिल्कुल इंपॉर्टेंस देता है। और ये है पॉपुलेशन डेवलपमेंट ग्लोबलाइजेशन, इट इज अ मिक्स ऑफ टॉपिक, यहाँ से इकोनॉमिक्स का टॉपिक पढ़ लिया, यहाँ से एक ज्योग्राफी पढ़ लिया, काम चल जाता है। इंडियन कल्चर एंड दिस, ये भी है जो स्टूडेंट पढ़ता है, इंडियन कल्चर देख लिया थोड़ा बहुत, अपना NCERT से पढ़ लिया, या अपने एंशिएंट मेडिवल में भी कल्चर वल्चर का मिक्स होता है, तो वहाँ से हमने पढ़ लिया तो अपना काम चल जाता है। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, हर एग्जाम का ये एलिमेंट्री फंडामेंटल सब्जेक्ट है, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स है, थोड़ा सा आपको इसके ऊपर एफर्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है। अकाउंटिंग, अब देखिए अकाउंटेंसी है, EPFO के स्टूडेंट ने तो 1.5 साल अकाउंटेंसी पढ़ा ही होगा, ये सोच के कि यार ये सब्जेक्ट में से सवाल आने वाला है और अच्छे लेवल के सवाल आएंगे, और ये ग्रे एरियाज हैं, और डेफिनेटली वो ग्रे एरियाज ही हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपको अगर आप नॉन EPFO एस्पिरेंट है तो आपके लिए यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो सकती है, बट इट would hardly take few months to have a grip on these subjects: accountancy, auditing, industrial relation, labor laws, and computer application is a subject which is like 1-2 दिन 3-4 दिन पढ़ लोगे काम बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद जनरल इंग्लिश है, जनरल इंग्लिश इज वन ऑफ द फंडामेंटल सब्जेक्ट्स, चाहे कोई भी एग्जाम हो। तो अगर अल्टीमेटली बात करें तो दिक्कत कहाँ आ सकती है, ये स्टैटिस्टिक्स में आ सकती है, अकाउंटिंग ऑडिटिंग, इफ यू आर नॉन EPFO एस्पिरेंट इसमें आ सकती है, और ये मुझे लगता नहीं कि इसमें कोई दिक्कत आने वाली है,
ठीक है। तो ये मैंने सिलेबस बता दिया। अब कोई बोलेगा कि अभी पैटर्न डिस्कस नहीं, अभी मतलब सिलेबस बताया नहीं गया यूपीएससी के द्वारा। देखो यार, अल्टीमेटली खुद आपने खुद देख लिया, 13 सब्जेक्ट है, इससे बाहर आएगा तो आएगा क्या? मुझे भी क्यूरोसिटी होती है, कमेंट्स में बता दीजिएगा आएगा तो आएगा क्या, ठीक है। हर एग्जाम का यही फंडामेंटल सिलेबस होता है। तो यहाँ से आप तैयारी शुरू कर दीजिए। कुछ ऐसा नहीं कि मैं क्या करता हूँ, मैं कुछ बहुत बढ़िया कुछ मेडिटेशन करना शुरू कर देता हूँ, एपीएफसी का एग्जाम आने वाला है, वीडियोस देखना शुरू कर देता हूँ एपीएफसी की, कब आएगा कुछ नहीं। आपके स्टडी टेबल के सामने जो आपका है ना, सामने रखा आपने दीवार लगी होती है, उसमें एक साइड में लिख लो एपीएफसी 2022, टारगेट एपीएफसी 2022, एंड whenever you look for that thing, just prepare these subjects. Understand? सिंपल है, कुछ क्लैरिटी लेनी है यार। अपना एपीएफसी टारगेट है, उसको साइड में रख लो, और साथ ही साथ अपना जो आगे दिख रहा है टारगेट की, मतलब मान लीजिए यूपीएससी का कैलेंडर में सिविल सर्विसेज है आपका अक्टूबर में, आपका स्टेट सिविल सर्विसेज है आपका, वो फिक्स है डेट्स, तो वो सामने सामने रख लो, बट एपीएफसी साथ में टारगेट रख लो, ठीक है। इट वुड हेल्प यू आउट टू हैव अ क्लैरिटी। आई नो योर सिचुएशन कि बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन, मिस इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज़, इतना फलाना वलाना बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ है, और उस कश्मकश में बच्चा इतना परेशान हो चुका है। आई नो योर सेंटिमेंट्स, आई नो एवरीथिंग रिगार्डिंग दिस, ठीक है। तो इस मिस इन्फॉर्मेशन की दुनिया के अंदर अपनी क्लैरिटी रखने के लिए आपको खुद के साथ एसोसिएट रखना पड़ेगा खुद को, है ना। तो उसके लिए क्या कर सकते हो, डेली थोड़ा बहुत अपने साथ कोशिश करो कि मेरा आगे का ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरा आगे का पाथ क्या है। तो ये सारी चीज़ें क्लैरिटी खुद के साथ रखिए। मैंने आपको बता दिया, मैं एक बार आपको रिकॉल भी करा दूंगा। सिलेबस हमने डिस्कस कर लिया, वी टॉक्ड अबाउट कि कोई रॉकेट साइंस कुछ नहीं है, कि भैया बहुत कुछ है, कुछ नहीं है, रॉकेट साइंस कुछ भी नहीं है, टफ नहीं है, टफ है, मतलब मैं बोलूँगा कि इन डेप्थ सिलेबस जो है इतना ज़्यादा नहीं है। सरफेस लेवल पे सब्जेक्ट्स बहुत सारे हैं, ठीक है, सरफेस लेवल पे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। वी डिस्कस्ड अबाउट द एलिजिबिलिटी, वी डिस्कस्ड अबाउट द सिलेबस, एंड शुड यू प्रिपेयर, देयर इज नो अदर ऑप्शन लेफ्ट फॉर अस, ठीक है। तो वो ऑप्शन उनके लिए होता है जो जिनके पास और बहुत सारे बैकअप ऑप्शंस होते हैं। हमारे पास ये है कि हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में निकलना है और निकल के ही रहेंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको थोड़ी बहुत क्लैरिटी दी है। अगर थोड़ी क्लैरिटी लगी होगी तो कमेंट्स में लिख दीजिएगा कि सर नाउ वी आर ओके, नाउ वी आर लाइक हैविंग बेटर आइडिया व्हाट टू डू नेक्स्ट क्या करना है, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, वो मैं आपको कमेंट्स में मुझे बता देना। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बोलता हूँ। अब आप देखिए, लास्ट चीज़ है, दैट इज़ कि वी आर हेयर टू हेल्प यू आउट। हम लोग यहाँ पे आपको हेल्प करने के लिए, असिस्ट करने के लिए, और वो असिस्टेंस या हेल्प जो होती है वो बहुत सारी एक फ्री प्लेटफॉर्म्स में होती है, बहुत सारी पेड प्लेटफॉर्म्स में होती है। सो वी प्रोवाइड बोथ ऑफ देम। इट इज़ ऑल योर एंड कि आपको वो चीज़ को कैसे एक्सेस करना है। इज़ इट फ्रॉम द फ्री प्लेटफॉर्म, इज़ इट फ्रॉम द पेड प्लेटफॉर्म, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट हम एफर्ट्स लगाते हैं तो इस वजह से भी लगाते हैं कि हमें भी इन रिटर्न कुछ मिलेगा। करेक्ट होता है, क्योंकि फ्री फंड में कोई देता है कि फ्री लेक्चर्स आपको दे दिए, पूरा कोर्स ऑनलाइन चला देंगे, दैट इज़ नॉट ऑफ एनी वैल्यू, बिकॉज वो बीच बीच में वो पूरा होता ही नहीं है कभी कोर्स। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो स्पेसिफिकली एपीएफसी की तैयारी कर रहे हैं, स्पेसिफिकली एपीएफसी के लिए जाना चाहते हैं, तो व्हाट बेस्ट यू कैन डू इज़ कि मैं आपको ये बता देता हूँ दैट we have a course on APFC, ठीक है। Now it is all your call। मेरा 99% ऑब्जेक्टिव इस वीडियो का बनाने का यही था कि एक थोड़ा क्लैरिटी दे दूं अपनी तरफ से कि हाँ ऐसा ऐसा आप कर सकते हैं, मेरा टारगेट ये है, मेरा टारगेट ये है, ये टारगेट है, ठीक है। कोई सिलेबस में रॉकेट साइंस नहीं, कोई कुछ भी नहीं है, बस क्लैरिटी देना था। 1% मैं आपको बता देता हूँ दैट वी हैव एक्चुअली हमारे पास जो है एपीएफसी की बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी। मैंने 2 वीडियोस बनाई थी, बहुत अच्छे व्यूज़ भी गए थे उसमें, तो बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी। और ऑब्वियसली बच्चा ऑब्वियसली क्यूरियस होता है कि नेक्स्ट टारगेट क्या रखना चाहिए, ठीक है। तो मैंने उसमें प्रैक्टिकली आपको बताया था कि ईपीएफओ की यहाँ पे तैयारी जो है उससे ऊपर ही उठना है, नीचे नहीं जाना। तो अब आपने क्या करना है, अगर आप इंटरेस्टेड होंगे, अभीपीडिया का पोर्टल है हमारा, इस पोर्टल के अंदर
व्हाट बेस्ट यू आर गोइंग टू डू इज चूज एग्जाम। चूज एग्जाम्स के अंदर क्या करेंगे, रेगुलेटरी बॉडीज में जाएंगे। रेगुलेटरी बॉडीज में हमारे पास ESIC डेप्यूटी डायरेक्टर का भी कोर्स है। देखिए डेप्यूटी डायरेक्टर की भी पोस्टें आई थी ना, 151 पोस्टें आ गई थी, अब APFC की भी आएंगी। तो इट इज़ अ लूप, यहाँ से निकलना तब है जब एग्जाम क्वालिफाई हो, ऐसे बीच में फंस के नहीं रहना। तो बीच में फंस के तब रहेंगे जब इनकंसिस्टेंट रहेंगे, फेक न्यूज़ के बेस पर होंगे, ठीक है। तो तैयारी कंटिन्यूटी में रखनी है, कोई भी चीज़ है। अब यहाँ पे आप देखेंगे UPSC EPFO एग्जाम के अंदर क्लिक करेंगे एंड आपको ये इंटरफेस मिल जाएगा। अब इस इंटरफेस के अंदर आपको क्या करना है, इस इंटरफेस के अंदर आप नीचे जाएंगे तो आपको दिखेगा फुल वीडियो कोर्स। जब आप फुल वीडियो कोर्स के अंदर क्लिक करेंगे तो आपको एक मॉड्यूल दिखेगा विच इज़ अ मॉड्यूल ऑफ न्यू कंप्लीट कोर्स दिस इज APFC का कोर्स है ये, देखिए इट इज EPFO APFC एग्जाम, ठीक है। तो यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे सो आपको ये इस तरीके से इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे 364 प्लस लाइव क्लासेस हैं, 299 प्लस टेस्ट होंगे, PDFs होंगी और प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो है 4700 प्लस प्रैक्टिस सेट्स हैं, ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, क्लियर। तो ये सारी चीज़ें हैं। ऑडिटिंग की अपकमिंग वीडियो आने वाली है, ठीक है। और इसके अलावा आपको ये सारे लेक्चर्स हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशन अप्रोचेस, ठीक है, 4, 2, 5, 6, ये सारी चीज़ें जो हैं आपका यहाँ पे आपको दिख जाएगा। साथ ही साथ आपको दिख रहा होगा ये चीज़, क्या चीज़, सिलेबस क्या है, इंडस्ट्रियल अकाउंटिंग, साइंस, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, इंडियन इकोनॉमी, पॉलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल मेंटल एबिलिटी, सारे के सारे जो हैं ये आपको मिल जाएंगे लेक्चर्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसको देखने के बाद आप, ये सारे हमारे मेंटोर्स हैं, ठीक है, दीज आर ऑल मेंटोर्स, क्लियर। और हाँ, सो जो फीस है दैट इज़ 5999। इसमें आई थिंक कुछ डिस्काउंट भी होगा, तो अगर आप अवेल करना चाहते हैं, एनरोल करना चाहते हैं इस कोर्स के अंदर तो आप कर सकते हैं। लेकिन जो मेरा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव था कि क्लैरिटी देना, वो क्लैरिटी आपके दिमाग में आ गई है। जस्ट कीप ऑन वर्किंग ऑन योर टारगेट्स, चाहे कोई भी है, APFC है या कोई भी है, उसको अपनी वॉल के सामने लगाओ और कीप वर्किंग ऑन दैट। कोई भी टॉपर ऐसे नहीं बनता, कंसिस्टेंसी से बनता है, ठीक है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया है एंड आई होप टू सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। एंड कोई डाउट, कोई क्वेरी है, कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको नहीं ठीक लगी है तो आप कमेंट्स के अंदर क्वेश्चन कर सकते हैं। मेरा जो इंटेंशन था वो पॉजिटिव इंटेंशन है टू मेक श्योर कि हाँ कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। ओके, सो थैंक यू।